अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज मैं यहां पे आया हूं एक क्रिमिनल लॉयर की तलाश में। मेरे घर का एक पर्सनल मसला है, ठीक है, तो वो मैं इशू सॉल्व कराने यहां पे आया हूं। चले आए हैं, देखते हैं, वकील साहब इधर ही होंगे शायद। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ना सैयद सादुल अज़ीम, क्या नाम था, सैयद साद क्या था, जी मैं उनकी तलाश में आया हूँ। तो वो कहाँ पे होंगे? जी मैं साद बुखारी। वहाँ पे नहीं, वकील जो एडवोकेट ज़्यादातर होते हैं वो बड़ी एज के होते हैं, आप तो कम एज के लग रहे हैं। नहीं, पहले छोटी एज के होते हैं, फिर टाइम के साथ साथ एज बढ़ जाती है उनकी। अच्छा, मैं आपका साथ में एक मसला अपना लेकर, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपका इंटरव्यू भी कर लूँ और मैं अपना मसला भी आपको बता दूँ। आप अचानक कोई अपना कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली? जी ये कुछ ऐसे ही होता है, मैं ऐसे ही करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे टाइम दे दें। थैंक यू। आ जाओ। जी जनाब, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सैयद सादुल अज़ीम बुखारी। इतना बड़ा नाम आपको मुश्किल नहीं होती बोलने? नहीं, मैं यहाँ पे जो हमारा रिवाज है वो ये होता है कि कास्ट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो उर्फ़ आम में मुझे साद बुखारी कहा जाता है, और जब मैं अपना तारुफ कराता हूँ तो वो भी साद बुखारी कहता हूँ। साद इज़ माई नेम और साद ज़ात। डन मैं आपको साद ही कह देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, जो मैं जिस मसले से आया हूँ, ठीक है, मुझे मसला ये है कि ना मुझे एक ना वकील की ज़रूरत है। मुझे ना डोमेस्टिक वायलेंस का मैं शिकार हूँ। मेरी ना वाइफ मुझे मारा। आप शिकार हैं डोमेस्टिक वायलेंस? जी मैं। या आपने किसी को शिकार किया है? नहीं, मुझे मारपीट थी अपनी वाइफ से। अच्छा। वो वजह वो जब भी मैं अपनी वाइफ से दूसरी शादी की कोई बात शुरू करता हूँ ना, तो मुझे मार पिट जाती है। तो मैंने वही पूछना था कि अब वो परमिशन दूसरी शादी की होगी है या फिर मुझे पूछना पड़ेगा? नहीं, इसमें मेरे ख्याल है आपके इल्म में वो बात नहीं है। अभी जो हमारी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, उसमें मेरे ख्याल है ऑन ट्यूसडे ही ये बात डिसाइड कर ली गई है कि अब जो मर्द है उसे दूसरी शादी या तीसरी शादी के लिए अपनी बीवी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, वो नोटिफिकेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो मुझे बताएं, मुझे मार खाने की ज़रूरत है या अब नहीं? आपको मार खाने की ज़रूरत तो नहीं है। अब मैं उनको कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन उनको आपको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बाय लॉ अब आप अगर दूसरी शादी उनसे बगैर इजाज़त की करते हैं तो कुछ गलत नहीं करेंगे। नहीं, मुझे बताएं, जो ये मार मुझे पिटती है तो ये इसका कोई केस हो सकता है? सर, जो हमारे लॉज हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस लफ्ज़ है, इसका लफ्ज़ का मतलब यही है कि ऑफेंसेस या वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन और वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन। तो इसमें मर्द वाली जो डेफिनेशन है वो अभी तक नहीं है, क्योंकि आप मेरे सामने भी मेरी ज़िंदगी में पहला केस है जो मेरे सामने इस तरह केस आया कि मर्द के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। तो इस पे हमें कोई इनेक्टमेंट करानी पड़ेगी, हम पिटीशन फाइल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब है मर्दों को अगर मार पिटे तो वो केस नहीं हो सकता? सर, वो जनरल जो हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान है उनके तहत तो आप पर्चा करा सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप डोमेस्टिक वायलेंस लफ्ज़ कह रहे हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब है मर्दों के हकूक नहीं है इस मुल्क में? कम है औरतों के ज़्यादा। इसका मतलब हम ज़्यादा पिस रहे हैं लोग? यकीनन। अच्छा, ये मुझे बताइए, जब क्रिमिनल लॉयर होता है, ठीक है जी, क्रिमिनल लॉयर के लिए क्रिमिनल होना ज़रूरी है कि वैसे? नहीं, उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पे आती है जब हम लफ्ज़ क्रिमिनल अपने साथ अटैच कर लेते हैं। इसका बेसिकली लफ्ज़ है जो क्रिमिनल लॉ को समझता है और उनके मामलात को डील करता है, वो एक क्रिमिनल लॉयर होता है। वो बिल्कुल भी क्रिमिनल नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, मैंने आपको थोड़ा बहुत ना पहचान ली, मुझे याद आ गया आप कौन है। आप वही है ना जो छोटू गैंग का हिस्सा थे? हिस्सा मैं छोटू गैंग का नहीं था, आपको कोई मिस्टेक हुई है। मैंने छोटू गैंग के केसेस किए हैं सेंट्रल जेल मुल्तान में एज ए डिफेंस काउंसिल। छोटू गैंग के वकील है नहीं? हाँ, वकील हूँ, मेंबर नहीं हूँ। ठीक। अच्छा, आपको मुझे बताएं, जो आपको उन्होंने किसने वकील अपॉइंट किया था? सर, हुआ यूँ था कि जो मेन गुलाम रसूल छोटू और गुलाम रसूल काहू हैं, वो तो इस पोजीशन में नहीं थे कि वकील रखते, तो मुझे स्टेट की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अपॉइंट किया गया था उनकी केसेस डील करने के लिए ऑन स्टेट एक्सपेंसेस। अच्छा, यानी हुकूमत ने आपको? हुकूमत ने आपको इसलिए तो नहीं अपॉइंट किया होता? आपका कद देख कर ये छोटा सा लगता है तो छोटू गैंग के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो गुलाम रसूल छोटू है उसका कद छोटा नहीं है। अच्छा, तो फिर उसका नाम छोटू गैंग क्यों है? क्योंकि वो जब छोटा होता था तब उसका कद छोटा था, तो
वो एक वर्कशॉप पे काम करता था तो उसे वहाँ छोटू छोटू कहा जाता जो छोटा होता है हमेशा उसका कद छोटा ही होता है, जो बड़ा होता है तब कद सर बड़ा जब होता छोटा होता है बच्चा तो उसका कद छोटा होता है, वो जब बड़ा हो जाता है तो उसका कद बड़ा हो जाता है। है। नहीं, मैंने कुछ वीडियोस और पिक्चर्स देखे हैं, इस गैंग में ना बच्चे भी हैं, तो इसका तो नहीं हाँ। मतलब कि इसके अंदर बच्चे हैं इसलिए नहीं, इसका छोटू मतलब ये गैंग। नहीं है। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि उस इलाके में राजनपुर रुझान के इलाके हैं, वहाँ पे दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय असला और बम वगैरह उठाने के। तो मुझे इस बताएं वजह से सिंपल उसको सिंपल इस गैंग के, ठीक है, कि इस गैंग को पकड़ने के लिए 15 साल इन्होंने मेहनत की, फिर पूरा 1 महीना इन्होंने वो जंग इनकी चली, ठीक है, आपस में, जी। फिर इतने लोग शहीद भी हुए, इतने पुलिस वाले, जी। ठीक है, फिर जो ये लोग इतनी मुश्किल से पकड़े गए हैं, ठीक है, आपने उन्हें रिहा कर दी। सारे रिहा नहीं हुए पहली बात, लेकिन मोस्टली जिनके ऊपर कोई 4-5 केसेस थे वो तो बरी हो गए हैं। लेकिन जो गुलाम रसूल छोटू का वो इस तरह है, उनको कुछ सर्टेन केसेस में 7-7 और 11-11 दफ़ा उम्र कैद हो गई है, तो वो तो बाहर नहीं है और मुस्तकबिल करीब में उनको बाहर आने की उम्मीद भी नहीं है। जो बाहर आए हैं उसका शेख साहब मतलब भी यही है कि वो उनके खिलाफ जुर्म साबित नहीं हुआ। देखें, जिसके खिलाफ जुर्म साबित नहीं होगा वो तो बाहर आएगा। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये CTD की, हमारी पंजाब पुलिस और लीड फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो उन्होंने उसके खिलाफ केस डेवलप किया उसको प्रूव करें, क्योंकि उन्होंने केस प्रूव नहीं किया, बंदे बाहर आ गए। अच्छा, मुझे बताएं, कोई अगर मुजरिम बंदा आता है आपके पास, आपको पता चल जाता है कि उसने जुर्म किया है, तब भी आप उसके बचाते हैं या फिर आप पुलिस को बता देते हैं हाँ यार इसने जुर्म किया? नहीं, हम बिल्कुल नहीं बताते। प्रॉब्लम ये है कि बीइंग अ डिफेंस लॉयर हमारा ये काम होता है कि कानूनन देखा जाए जो एक बंदे के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्रिएट किए गए हैं, क्या वो इतनी उनकी एविडेंशरी वैल्यू है कि उसके बेसिस के ऊपर उसको सज़ा हो जाए। नहीं नहीं जी, अगर आपको पता चल जाए वो बंदा खुद कहे कि यार मैंने जुर्म किया है, मैंने कत्ल किया है, ठीक है, मगर आपने मुझे बचाना है, ये लो पैसे, तो आप क्या करेंगे? पहली बात, इस तरह कोई नहीं कहता, इस तरह कोई भी नहीं कहता कि भाई मैंने जुर्म किया है। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है और हमारी ये ड्यूटी होती है। मैंने अपने सीनियर से, अपने वालिद साहब से, दादा जान से यही सीखा कि आपने कभी भी एज ए क्रिमिनल लॉयर उससे नहीं पूछना कि आया कि आपने ये जुर्म किया है। आपने कागजात देखने हैं, कागज़ के मुताबिक अगर उसका केस बनता है तो आप वो केस ले लें, केस नहीं बनता तो आप केस ना लें। अच्छा, मुझे बताया आप खानदानी लॉयर हैं, यही काम करते हैं आपके अब्बा जी भी, मेरे दादाजी भी यही? सिंस 1958। अच्छा, यही जी, क्रिमिनल करते लॉयर रहे। हैं सारे। हाँ जी, ठीक है, आपके बच्चे भी यही करेंगे? इंशाल्लाह, अगर तो नहीं, अल्लाह ताला ने चाहा तो। ये फैमिली बिजनेस है आपका? हाँ जी, नहीं तो ये आप इसको बिजनेस में नहीं, इसको मैं लेगेसी कहूँगा। ये लेगेसी है, बिजनेस इज नॉट अ राइट अच्छा, वर्ड। इन्हें मुझे बताएं पाकिस्तान का क्या मसला है? पाकिस्तान में मैंने सुना है कि जो मर्जी जुर्म कर लो, ठीक है, आपके पास पैसे हो और वकील अच्छा हो तो आप किसी भी जुर्म से बच सकते हो। कुछ हद तक आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि जो अच्छा वकील होता है वो दाव पेच ज़रूर उसके निकाल लेता है केस के अंदर। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेनिफिट ऑफ डाउट का, शक का फ़ायदा जिसको कहते हैं, शक का फ़ायदा हमेशा मुलज़म को दिया जाता है। नहीं, शक तो बंदे को हर एक पे ही होता है। नहीं, मैं एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ। एक केस के अंदर अगर आपने शक क्रिएट कर दिया, शक की बिना पे किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी। दिस इज़ द लॉ। यानी जज को अगर शक हो गया इसने जुर्म किया, मगर वो जज सज़ा नहीं दे सकता उसे। नहीं, जज को अगर उसकी सज़ा याबी पे शक है, उसकी जुर्म की कमिटमेंट के ऊपर शक है कि आया इसने जुर्म कमिट किया है या नहीं किया, हाँ। तो फिर वो उसको सज़ा नहीं देगा। अगर उसको 100% श्योर है कि भाई दिस पर्सन हैज़ कमिटेड दिस पर्टिकुलर ऑफेंस, तो फिर उसको सज़ा नहीं, कोई ऐसा मुजरिम नहीं कभी आया वो कहे कि यार उससे भी नहीं पता हो कि यार उसने जुर्म किया या नहीं किया, हाँ। फिर क्या करेंगे? तो फिर वो ये है कि जो उसके खिलाफ जो मुद्दई ने केस डेवलप किया है, उस केस को देखा जाएगा कि वो किस हद तक इस केस को साबित करता है। जो वो शहादत में आएगा वो शहादत देगा अदालत में, फिर जो उसका मुखालिफ वकील है वो उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। अगर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में भी अपनी बात से ना मुकरा तो उसको सज़ा हो अच्छा, जाएगी। मुझे बताएं, कोई भी जुर्म किया हो, ठीक है, अगर बंदे को सज़ा हो जाए तो बंदा बीमारी का बहाना लगा कर हर बंदा बाहर भाग सकता है या सिर्फ सियासतदानों को ये परमिशन हासिल है? अगर स्ट्रॉन्ग मेडिकल ग्राउंड्स आपके पास हों तो यकीनन हर किसी को फ़ायदा होता है। यानी आपके पास डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए? डॉक्टर अच्छे से मुराद क्या है आपकी? जो यानी अच्छा डॉक्टर अगर आपकी एप्लीकेशन लिख के दे कि नहीं, यार अच्छे ये, डॉक्टर की बात नहीं है वो जेल में मर सकता है, उसके कुछ यकीनन कोई मसला अगर हो इस तरह की कोई रीज़न है तो बिल्कुल वो बेल आउट हो सकता है बंदा। और इसमें अंडरगॉन की भी एक सिचुएशन होती है। अंडरगॉन होता है कि इसने जितनी सज़ा काटी हुई है काफ़ी है, बाकी इसको छोड़ दे बाहर, क्योंकि ही इज़ नॉट इन अ पोजीशन अगर जेल में रहा तो अदरवाइज नहीं, जेल में इलाज नहीं होता।
जेल में भी डॉक्टर्स होते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं होता। ये छोटू गैंग की केसेस में भी मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स थी कि भाई हमें पाइल्स का इशू है, फलाने इशू हैं, तो हमारे डॉक्टर सही तरीके से इलाज नहीं करते। तो उस पर भी मैंने एक्शन लिया था और डॉक्टर चेंज करवा के उनका फिर सही प्रॉपर इलाज कराया था। अच्छा मुझे बताएं कि ना ऐसा हो सकता है कि यार जुर्म करने से पहले बंदा वकील कर ले। जैसे मैं आपको वकील कर लूँ कि ये मैं जुर्म करने लगा हूँ, मुझे तरीका बताएं कैसे बचा जा सकता, तो आप मेरी हेल्प करेंगे? नहीं सर, मैं इस तरह की सिचुएशन नहीं करता, क्योंकि असूल ये है कि हर क्रिमिनल लॉयर को उसका ये असूल ये होना चाहिए कि जब एक क्राइम कमिट हो जाए तो बेशक वो केस ले, उस केस को डील करे, लेकिन जुर्म के अंदर शरीक ना बने। नहीं नहीं पहले जो कर रहे हैं आप अगर किसी वकील को, तो इसका मतलब है वो आपके जुर्म में शरीक है। नहीं नहीं शरीक ऐसे नहीं होगा। ऐसे कि फ़र्ज़ करें मैंने बैंक लूटने का प्लान बनाया है, ठीक है, मैं आपको वकील पहले ही कर लूँ कि यार मैं बैंक, ठीक है, लूटना, मुझे बताएं किस किस तरीके से मैं बच सकता हूँ और उसमें से जो पैसे मिलेंगे 10% आपके। नहीं सर, मैं तो कम से कम इस तरह की, मेरा पूरा चैम्बर इस किस्म की डील आपसे नहीं करेगा। कोई ऐसा है वकील जो करे? सर मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, तो ये आप, कोई अगर दोस्त वकील हो तो वो कर सकता है ऐसी हेल्प? सर अगर आपको कोई दोस्त है तो आप उससे पूछ लें, मेरा ख्याल है मेरे इर्द गिर्द तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको बैंक लूटने का मशवरा दे के बीच में 10% अपना रख लेगा। अच्छा मुझे बताएं हमेशा ऐसा क्यों होता है, वाइफ को कुछ हो जाए तो हस्बैंड कसूरवार क्यों ठहरा जाता है, उस पर इल्ज़ाम लगता है? सर इल्ज़ाम उसी पे ही लगता है जो पहले डोमेस्टिक वायलेंस का मुर्तकिब होता है, अगर आदी होता है मारने पीटने का, तो उसी पे होता है। अगर उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, इज़्दवाजी ताल्लुकात, तो उस पर नहीं एलिगेशन। अरे नहीं लगता, बिल्कुल। चाहे उसने जुर्म किया हो। नहीं जुर्म देखिए वो तो फिर एक अलग चीज़ है, उसको तो फिर देखा जाएगा बाद में एज पर केस कि उसने जुर्म किया है या नहीं किया। हाँ तो कोई तरीका है कि यार के बंदे पे ना इल्ज़ाम ना लगे हस्बैंड पे, ऐसा कोई नहीं तरीका? सर तरीक़ेकार तो बहुत सारे हैं। ऑर्डिनरी प्रूडेंट माइंड जो है वो, अगर आप ऑर्डिनरी प्रूडेंट माइंड से सोचें तो आपके जहनों में काफ़ी सारे ऑर्डिनरी प्रूडेंट ये कौन सा माइंड है, ये कहाँ मिलता है? ऑर्डिनरी प्रूडेंट माइंड का मतलब है कि जो एक आम इंसान का जो दिमागी कैफियत है, हाँ। उसको ऑर्डिनरी प्रूडेंट माइंड कहते हैं, अगर ही इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिजीज। अच्छा मुझे बताइए, ये जो इंग्लिश फिल्मों में और सीरीज़ में है, ये जो वकील दिखाते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प माइंडेड होते हैं और वो खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आप भी ऐसे करते हैं? हाँ जी, इन सर्टेन केसेस जहाँ पे पुलिस एक्टिव नहीं होती इन्वेस्टिगेशन में, ये स्पेशली उन केसेस में होता है जिनमें जो हमारे ओपोनेंट है वो पुलिस हो, जैसे कि नारकोटिक्स के केस है मंशियात के, उसमें हमें खुद ही इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, क्योंकि वो जब आपके ज़िम्मे क्या यानी खुद चेक करके कि मंशिया ठीक है? नहीं, ये चेक नहीं करते, हम ये चेक करते हैं कि जो इन पर रिकवरी डाली गई है हाँ। वो वैसे हुई है कि नहीं। जैसे कि अभी रिसेंट केस में 1420 ग्राम मेरे क्लाइंट पे डाल दी, मैंने सीसीटीवी बरामद की तो उससे मौके पे कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। नहीं अच्छा, मगर आपको ऐसे पता ना हो कि यार ये कोकेन से क्या होता है, ठीक है, तो आपको खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए ना, तब वो आपको पता मेरे हिसाब से बहुत गलत नहीं, चीज़ है। एक अच्छा वकील होता है वो उसको हर चीज़ एक्सपीरियंस से गुजरना चाहिए। सर हमारे साथ हमारे इर्द गिर्द जो बंदे आते हैं, हमें उन्हीं को देख के पता चल जाता है कि भाई किस पर्टिकुलर चीज़ का क्या असर है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है चेक करने की, जिसने जितनी पी है हम उसकी हालत देख लेते मुझे हैं। पता चर्च पीना, इस पर कोई केस होता है चर्च पे? सर बिल्कुल, ये कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट है, इसका सेक्शन 9 लगता है और इसकी 3 सज़ाएँ हैं मुख्तलिफ। अगर आपके पास 100 ग्राम से कम है तो उसकी अलहदा सज़ा है, 100 ग्राम से 1000 ग्राम तक है तो उसकी अलहदा सज़ा है, और 1000 ग्राम से ऊपर यानी कि अगर किलो से ऊपर है आपके पास तो उसकी उम्र कैद सज़ा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे 1000 ग्राम लेके फिर रहे हैं तो आप पे 9C लगेगा और आप सारी ज़िंदगी बाकी जेल में। मुझे पता जिनकी 2-3 दिन उम्र कैद होती है वो कितने साल हो जाते हैं? वो तकरीबन 200-300 साल हो जाते हैं? नहीं, 200-300 साल नहीं होते। इसमें एक लफ्ज़ है, इसको कहते हैं ऑल द सेंटेंसेस शैल रन कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली का मतलब है कि साथ साथ चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। ये 2 सज़ाएँ मौतें मुझे हुई हैं, ये आज शुरू हो रही है, ये भी आज शुरू हो रही है, तो ये 25 साल बाद ये दोनों सज़ाएँ मौतें ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये कॉन्करेंटली चल रही हैं एक साथ। अच्छा, तो चाहे एक हूँ या 7 हूँ, वो 25 साल बाद सारी खत्म हो जाएंगी। मैंने सुना है कि हुकूमत के वकील इतने अच्छे नहीं होते, इनके पास सारे सबूत होते हैं, मगर जो दूसरी पार्टी के जो होते हैं ना लोग, ठीक है, वो उन्हें जेल नहीं होती, वो छूट जाते हैं। उसमें मैं ज़्यादा तो इस बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन होता है ये किसका कसूर होता है? सर एक जो प्राइवेट वकील है वो मेहनत ज़्यादा करता है, क्योंकि अब आप जैसे मेरे पास आए हैं, मैं आपसे कोई 5-6 लाख रुपए फीस लूँगा तो मैं फिर उसको हलाल करने के लिए उस पर मेहनत करूँगा।
वो समझते हैं कि हमें क्योंकि सरकारी तनख्वाह मिलती है, हम आम वकीलों से कम कमाते हैं, तो वो फिर उस तरह स्ट्रगल नहीं करते जिस तरह के हम करते हैं। हाँ, अच्छा एक चीज़ और मुझे बता दें, वो जो है ना वो डॉक्टरों और वकीलों की दोस्ती होगी या अभी भी जी, आप लोगों को डर होता है यार हॉस्पिटल गए तो हमें नहीं, इलाज नहीं ठीक करेंगे? मैं खुद 2-3 बार मेरी उसके बाद तबीयत ख़राब हुई, मैं हॉस्पिटल गया, मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखा गया, हमने भी बहुत यानी अच्छा आपको नहीं रवैया। उन्होंने मारा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम डॉक्टर्स भी मेरे पास मेरे केसेस में एविडेंस देने आए, तो हमने भी उनसे बहुत अच्छा रवैया रखा, उन्होंने भी हमसे अच्छा रखा। अच्छा, यानी दोस्ती होगी आप लोगों जी बिल्कुल दोस्ती। तो वो जिसके साथ पढ़ाई हुई थी वो डॉक्टर है अभी, अब उसने छोड़ दिया डॉक्टर? मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन वो मैंने क्योंकि सुना वो डॉक्टर छोड़ के वो वकील बन गया वो। अच्छा नहीं, मेरे इल्म में इस तरह की बात नहीं है। अगर है तो उसका अच्छी बात है उसको, ताकि पता चले कि कितना डिग्निफाइड प्रोफेशन है। अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि वकीलों ने हड़तालें और ये धरने शुरू किए थे, बात ठीक है? मेरे हिसाब से ठीक है। तो यानी इमरान खान को या जो दूसरे लोगों को आइडियाज़ है वो यहीं से आया आइडिया? हाँ, ये तो इमरान खान साहब बेहतर बताएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो वन ऑफ द पायनियर्स हैं स्ट्राइक के, हड़ताल के, वो लॉयर्स ही हैं। क्योंकि हमें अपनी बात मनवानी होती है, एक फोरम पे लेके आनी होती है, तो हम एक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। हाँ। ताकि हम सरकार की नज़र में आएँ और हमारी बात मानी जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब वो जो लोग कहते हैं वकील गर्दी, वो क्या होती है? नहीं सर, ये एक बहुत गलत लफ्ज़ है और ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब आप मुझसे मिले हैं, आपको कोई इस किस्म की नहीं नहीं, वो वही तो मैं चाह रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग दूर हो ना ये। हाँ जी, चीज़। वो एक्चुअली बात ये है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और कुछ वकील एक्चुअली इस तरह के हैं जिनके पास सिर्फ लाइसेंस तो होते हैं, लेकिन दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, तो उनकी शायद आदात मुख्तलिफ होती होंगी। वो जो एक्ट्स करते हैं वो भी फिर वकला के ज़मरे में आ जाता है, जबकि प्रोफेशनल लॉयर्स इस तरह नहीं। इसका मतलब वो जो वकील जिनको ट्रैफिक पुलिस वाला रोके, तो वो जो कहते हैं यार हम वकील हमें क्यों रोका, तो ये नहीं करना चाहिए? सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको गलत रोका है फिर आप ज़रूर उनसे कहें कि आपने मुझे कैसे रोका है। अगर आपने एक सिग्नल जंप किया है तो आप यकीन माने, मैं और मेरा पूरा चैम्बर, हमारे जितने भी लोग हैं, हम तो खुद अपना ऑफ़र करते हैं ID कार्ड। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बता दीजिए, आपने इतनी गर्मी में कोट क्यों पहनते हैं? कोट पहनना जरूरी है, और काला ही कोट क्यों? सर काला कोट हमारा यूनिफॉर्म है, ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर ये हम ना पहने तो आप शायद हमें पहचान ना सकें कि भाई ये वकील हैं, क्योंकि किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ होता कि वकील है। और दूसरी बात, ये वाकई एक अजीब बात भी है, क्योंकि अक्सर हमारे क्लाइंट्स भी ये हमें कहते हैं कि यार ये वकील हमारा क्या मसला हल करेगा जिसने जून की गर्मी में काला कोट पहना हुआ है। तो लेकिन खैर ये हमें पहनना पड़ता है। अच्छा, मुझे समझ आई ये ऑपोजिट क्यों है, डॉक्टर का वाइट कोट होता है, वकील का काला कोट होता है, इसलिए शायद इशू है। नहीं, ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी शर्ट वाइट है ना फिर। अच्छा, नहीं ये तो ठीक है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ मुझे बताते फीस कितनी लगती है? आपके अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केस की? मैं आपके पास आया हो ना, तो वो ना थोड़ा सा मसला हल कर, मुझे खर्चा कितना होगा? आप एडवांस ₹1,00,000 जमा करा दें। ₹1,00,000 चार्ज करते हैं? नहीं, एडवांस कह रहा हूँ, बाकी तो बाद में। अच्छा, और भी हैं? नहीं, मुझे वो ज़्यादा ऐसे देखिए नहीं स्ट्रगल पड़ बहुत है, मुझे पहले आपके लिए कानून पास कराना सकता। अच्छा, पड़ेगा। कानून पास कर, वो कानून है ही नहीं जिस केस को आप लेके आए हैं मेरे पास। यानी इतना वो मुश्किल कानून- काम? सर ऐसे- मुश्किल काम। ऐसा करते हैं कोई डील कर लें, इतना मुश्किल काम ना करें, सिंपल ठीक सर है। इसमें क्या डील है? ये कोई उस तरह की तो डील नहीं है जिसमें मुझे कुछ बाद में बच जाएगा। जो आप मुझे अभी देंगे फीस, वही मुझे बचना है। अच्छा, ऐसा करें, कुछ ऐसा कर लेते हैं कि ना आपको भी फ़ायदा हो जाए, जी बिल्कुल। मुझे भी, यानी मैं ना होस्ट हूँ, मैं थोड़ा मशहूर हूँ, तो आप ना फेमस हो जाएंगे अगर ये फ्री में केस मेरा पढ़ लेना। एक तो मैं शेख हूँ, ठीक है, ऊपर से आप फ्री में पढ़ेंगे, आप भी मशहूर हो जाएंगे। नहीं, ये क्योंकि देखे ना, अगर मैं यूं करने लग गया तो सारे होस्ट मेरे पास आके एक वीडियो बना के मुझे कहेंगे मेरे ₹1,00,000 के केसेस फ्री करो। हाँ, तो ये चीज़ बारे में है मेरे लिए। अच्छा, चलें ऐसा फीस आपको देनी पड़ेगी। नहीं, फिर वो नहीं तो छोड़े, मैं खुद मसला फिर सॉल्व कर लूँगा घर में। तो एंड पे प्लीज़ मैसेज को देना चाहेंगे जो लोग ना वकीलों को पसंद नहीं कर, वकीलों के पास आने से डरते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे, तो उनको कोई मैसेज दे दें। जी, ये जो मैंने एडवांस बोला वो स्पेशली शेख कासिम साहब के लिए था, क्योंकि ये एक फेमस एंकर हैं और मैं इनको वरना ये
बहुत ज़्यादा चार्ज बड़ा पुराना मैं इनको जानता हूँ ATV से, तो आज तो सडनली इन्होंने छापा मारा है मेरे ऑफिस पे। तो अगर एक बंदा वाकई एक जुर्म के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुलविस किया गया है, तो मैं तो उनके केसेस प्रो बोनो भी करता हूँ। तो मैं और मेरे बहुत सारे और इस तरह के दोस्त हैं जो हम लोग तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी बनते हैं। और इस टाइम पे मेरे ऑफिस में अगर पीछे देखें तो एक साइड पे जो फाइल्स हैं वो मैं फ्री केसेस कर रहा हूँ उन लोगों के जो कि बंदे डिजर्विंग हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड लॉयर्स, हम वी आर डूइंग इट। जो पे कर सकते हैं उनसे हम पैसे भी लेते हैं। जिस तरह शेख साहब आएंगे तो आई चार्ज डिजर्विंग नहीं लगता नहीं सर, आपसे मेरे तो मैं फीस लूँगा। प्रो बोनो नहीं बनता। नहीं सर, आप पे मैं सॉरी। अच्छा अगर कोई डिजर्विंग होगा तो चलें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। हाँ मैं आप पे केस कर सकता हूँ। मेरे ऊपर केस? हाँ, किस चीज़ का केस करेंगे? आपने ना मेरे साथ अच्छी डीलिंग नहीं की। नहीं सर, और सब कुछ ऑन कैमरा है। अगर मैंने गलत डीलिंग की है तो आप ज़रूर केस नहीं, करें। ठीक है, वो ना तो ऐसा मसला नहीं है। नहीं चले, मैं आपके साथ कुछ कर लूँगा कंपल्सरी। हाँ, थैंक यू कुछ इनेक्टमेंट हम कराते हैं आपके लिए। थैंक यू। अजीन, इसी के साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए और साथ बुखारी साहब को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।